अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, आज जिक्र करेंगे मशरिक़ वुस्ता का, जहां हर लम्हा तारीख बदल रही है। ईरान और अमरीका दिहाइयों की दुश्मनी के बाद अब जंग बंदी में तोसी और एक मुमकिन माहदे पर आमादा हो गए हैं। लेकिन असल कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस पूरे मामले में एक नाम उभर कर सामने आ रहा है, वो नाम है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो न सिर्फ सालसी कर रहा है बल्कि आलमी ताकतों को एक मेज़ पर लाने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद जो कल तक सिर्फ इस मुल्क का दारुल हुकूमत था, आज आलमी फैसलों का मरकज बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के अहम दौरे सऊदी अरब, कतर, ईरान सब मुतहरिक दिखाई देते हैं। फौजी और सिफारती क़यादत एक पेश पर, तो सवाल यह है क्या वाकई अमन की सुबह होने वाली है या ये सिर्फ एक वक्फा है एक और बड़ी तबाही से पहले। इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं सलीम सचवानी साहब। आप रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सलीम साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा शो में। थैंक यू वेरी मच। सलीम साहब, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसे कभी आलमी तन्हाई का सामना था और आज सब इसी की तरफ देख रहे हैं, तवज्जो का मरकज बन चुका है? जी, थैंक्स टू इमरान खान जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह के अड्डे नहीं दिए अमेरिका को। अगर अमेरिका को अड्डे दिए होते तो जो मिडिल ईस्ट में जो अटैक हुए ईरान के, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट से अमेरिकी ने अटैक किए ईरान के ऊपर, इसी तरीके से वो पाकिस्तान में मौजूद अड्डों से भी अमेरिका के ऊपर अटैक करते और जवाबन ईरान को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना पड़ता। तो थैंक्स टू इमरान खान जिन्होंने एब्सोल्युटली उस वक्त नॉट कहा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज़ है। तो सलीम सचवानी साहब, मौजूदा सिफारतकारी के बारे में और जो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मौजूदा हुकूमत और सिविल मिलिट्री की अगर हम बात करें तो उसके किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये तमाम मौके तो अब मिले ना जी, जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, अपनी हुकूमत गंवाई, इसी चक्कर में रिजीम चेंज करवाया, मगर पाकिस्तानी कौम के मफाद का ख्याल रखा, इस्लामी कौम के मफाद का ख्याल रखा, आलम इस्लाम का ख्याल रखा कि ये अमेरिका के यहाँ अड्डे आलम इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए और पूरे खत्ते के लिए जो है ना वो गैर ज़रूरी और नुकसानदेह है। तो किसे क्रेडिट देना चाहेंगे सचवानी देखें, पहली बात तो जिसने बुनियाद डाली उसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए, जिसने अड्डे नहीं दिए, वरना इससे पहले आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, अड्डे दिए गए हैं। और आप दौरे मुशर्रफ की बात कर रहे हैं? जनरल मुशर्रफ ने भी दिए थे, इससे पहले जनरल ज़िया ने भी दिए थे, और मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है मगर अयूब खान के टाइम पे भी अड्डे शायद वहाँ पे मौजूद थे। मगर ये कि थैंक्स टू इमरान खान जिसने एक इंडिपेंडेंस पॉलिसी अपनाई, जिसने एक खुद मुख्तारी की पॉलिसी अपनाई और पाकिस्तान की कौम को गैरतमंद कौम में तब्दील किया, और आज पाकिस्तान जो है इस काबिल है, आज इस लायक है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सालिसी का किरदार अदा कर। ठीक है सचवानी साहब, मैं आता हूँ आपकी जानिब। आसिफ बाजवा साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, इस वक्त आप भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बाजवा साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया जी, थैंक यू वेरी मच। बाजवा साहब, किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन? ये वही पाकिस्तान है जिसे कभी आलमी तन्हाई का सामना था, आज सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें सर, आज मैं ये समझता हूँ कि आज जो पाकिस्तान है उसका इमेज जो है वो पूरी दुनिया में पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, और पूरी दुनिया में हमारा दुश्मन मुल्क जो इंडिया है वो हमें पोस्ट करता था कि पाकिस्तान एक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला मुल्क है, और वो खुद जो एक प्लान करते थे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे और हमारा नाम लगाते थे। आज पूरी दुनिया ये समझ रही है और ये सोच रही है, ये देख रही है कि इंडिया ने तो गलत किया, जब भी किया, जो भी किया। पाकिस्तान तो एक और अमन मुल्क है, ये पीस मेकर है, ये पीस के लिए दिन रात एक करने वाले हैं। इनके फॉरेन मिनिस्टर, इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, ये सब लोग तो अमन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और दोनों दो ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें, दो एक बहुत बड़ा मुल्क, पूरी दुनिया की सुपर पावर, जिसका ईरान के साथ 47 ईयर से उसका डिस्प्यूट था, कोई उनको बिठा नहीं सका, उनसे कोई बात नहीं करा सका। पाकिस्तान ने अपनी मुखलिसाना कोशिशों से और अपनी सफारतकारी से उसको एक टेबल पे बिठा दिया है, और ना सिर्फ दोबारा फाइनलाइज करने के लिए वो एक बहुत बड़ी मीटिंग में भी और मे नॉट भी के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, मे भी कि वो भी ज्वाइन कर ले उसको। तो बाजवा साहब, आप इसका जो क्रेडिट है वो किसे देना चाहेंगे, मौजूदा हुकूमत को या साथ साथ साबका हुकूमतों को भी? क्योंकि हमारे मौजूद मेहमान सचवानी साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो गैरतमंदी की जो बुनियाद थी ना, ये
बानी पीटीआई ने डाली थी, साबिक वज़ीर आज़म ने डाली थी, एब्सोल्युटली नॉट कह के। नहीं देखें, वो जिन लोगों को समझ नहीं है ना, वो ये बात करते हैं एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने क्या कहा था? क्या किसी गवर्नमेंट के या सर फौजी अड्डों के हवाले से कहा गया था। नहीं, मेरी बात सुन ले सर, आई रिमेम्बर इट। मैं आपको भी याद करवाना चाहता हूं कि एक किसी प्रेस रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर इस वक्त आपको वो अड्डे देने पड़े तो वो अफगानिस्तान के लिए या इधर उधर, तो क्या आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये उन्होंने कोई डोनाल्ड ट्रंप को इनकार नहीं किया, ये उन्होंने किसी उनके वाइस प्रेसिडेंट को इनकार नहीं किया, किसी उनके सफीर को इनकार नहीं किया, और इसका तो कोई तल्लक ही नहीं है। आज की जो सिचुएशन है इसमें तो कोई किरदार कभी भी रहा ही नहीं बानी पीटीआई का। इसका किरदार ठीक है बाजवा साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। सचवानी साहब क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की बाजवा साहब जो कह रहे थे। देखिए बाजवा साहब जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, मगर आपको पता पहले दाना डाला जाता है कि भाई अगला रजामंद होगा या नहीं होगा, अगला मानेगा या नहीं, पहले दाना डाला जाता है। तो उन्होंने जब दाने डालने के ही टाइम पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली जवाब दे दिया तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई बड़ा ऑफिसर आके दाना डालने वाले कबूतर तो कब के दाना चुग गए होंगे सर। वो दाने को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मना कर दिया उसी वक्त। हम कभी किसी सूरत में भी अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। ये एक तरीक़ेकार होता है जिसके जरिए से जो है ना वो हुकूमतों को ऊपर दबाव डालने के लिए एक माहौल बनाया जाता। माहौल बनाने के लिए पहले इन्होंने देखा कि अगले की क्या नेचर है, अगले की क्या ज़हनियत है, क्या अगला हमारे हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा। जब उन्होंने देखा कि वो हमारे हिसाब से चलने के लिए तैयार नहीं है फिर उन्होंने एक और काम किया, वो रशिया के पास गए। बाजवा साहब आपकी जानिब भी आता हूं बाजवा साहब, पहले उनका जवाब। पाकिस्तानी कौम के लिए सस्ता पेट्रोल लेने के लिए 40% डिस्काउंट को वो पेट्रोल लेने के लिए वो रशिया के पास दी गई, जिसके बाद में आने वाली हुकूमत की जरूरत नहीं हुई। वरना आप हिसाब लगा लें, IMF के पास आप नहीं होते। अगर वो पेट्रोल वहाँ से आना मुस्तकिल शुरू हो जाता तो आपको आज IMF की ज़रूरत भी ना होती। मगर क्योंकि ये फॉर्म 47 की एक गैर ज़रूरी और जाबराना हुकूमत है, जो ज़बरदस्ती की लाई हुई हुकूमत है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबों के मफाद अजीज़ है, जिनके अकाउंट बैरून मुमालिक में है, जिनके पैसे बैरून मुमालिक में, उनको कोई लेना देना नहीं पाकिस्तानी कौम के मफाद से। ये इनको एक मौका मिल गया इत्तेफाक से, इमरान खान की मेहरबानी से, जिन्होंने अड्डे नहीं दिए और आज इनके मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और किरदार अदा करें। हमें खुशी है, हम उनके साथ हैं कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए दुनिया के अंदर, पाकिस्तान को इज्जत मिलनी चाहिए दुनिया के अंदर, मगर इसमें एक किरदार इनका नहीं है। मतलब एक बड़ी शख्सियत जो है आला पाई की शख्सियत, वो तेहरान पहुंच गई, और एक आला पाई की शख्सियत जो है वो इस वक्त कतर, तुर्किया और सऊदी अरब के सरकारी दौरे कर रही है, और जो डट के खड़े हैं वो बानी पीटीआई खड़े हैं इस वक्त। मैं ये मकसद, आज जो ये आला शख्सियत तेहरान पहुंची है सुलहनामे के लिए, आला शख्सियत जो सऊदी अरब पहुंची हुई है सुलहनामे के लिए, तो वो थैंक्स टू इमरान खान कि जिन्होंने अड्डे नहीं दिए। सर काइंडली एलिब्रेट ना किस तरीके से? सर अगर वो आज अड्डे दे दिए होते तो जिस तरीके से सऊदीया और तुर्की, कतर और दीगर ममालिक से, ओमान और दीगर ममालिक से ईरान के ऊपर अटैक हो, इस तरह अमेरिका थोड़ी बाज आता। वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद अड्डों से अटैक करता और जवाबन वहाँ से भी बम आते। तो आप किस तरीके से सुलहनामे की पोजीशन में? तो आप तो सुलहनामे की पोजीशन में, तो आप तो वार के अंदर में आ जाते, शामिल हो जाते वार के अंदर में। ठीक है सचवानी साहब, क्या कहेंगे बाजवा साहब? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि मेरी इनसे मुलाकात तो नहीं हुई, मुझे लगता है कि ये बड़े सीनियर और सीजनड पॉलिटिशियन है, बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं। लेकिन देखें, यहाँ पे आप एक इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू टॉक विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपको सियाको सबाक के साथ बात करनी है, आपको दलील के साथ बात करनी है। देखें, जब वो एक प्रेस रिपोर्टर को उन्होंने कहा तो उसके बाद ना उसने उससे पहले कोई क्वेश्चन किया, ना उसके बाद इन्होंने कोई क्वेश्चन किया। बस वो इन्होंने, मैं तो समझता हूँ शायद वो कोई इनका पेड़ था। अच्छा, अब बात करते हैं कि उस वक्त क्या ईरान की जंग या अमेरिका की जंग की कोई बात थी? कतई तौर पे नहीं थी। और दूसरी बात, आज देखे ना, पूरी दुनिया ने, पूरे मिडल ईस्ट ने, पूरी सऊदी अरब ने, तमाम लोगों ने उनको अड्डे दिए, लेकिन पाकिस्तान के ना करने की वजह से नेटो ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। और आज उनको ये पता चला कि पाकिस्तान ही एक, देखें उन्होंने कहा कि हम उस मुल्क में क्यों जाए। डोनाल्ड ट्रंप की ही कैटेगोरिकली स्टेटेड, उसने कहा कि मैं उस मुल्क क्यों जाऊंगा जहां पे किसी का कोई तलक वास्ता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कंसर्न्ड जो पार्टी है, कंसर्न्ड जो कंट्री है, जो कंसर्न्ड स्टेट है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और साबित किया पाकिस्तान ने
उन सब लोगों को आमने सामने एक टेबल पे बिठा के, जिनमें नफरतें थी 47 ईयर से, और आज वो कल मिले सलमान से, और आज मिले वो कतर के चीफ से, उनके जो अच्छा बाजवा साहब, ये और मुझे बताइएगा, क्या साबिक वज़ीर आज़म का खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी वाला बयानिया आज पाकिस्तान की सिफारतकारी में नजर आता है? नहीं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता जी उनका। तो देखें, मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करूंगा, आपकी बड़ी गिरफ्त है ऐसे मामलात में, मैं आपको गुजारिश करूं कि उनके दौरे हुकूमत में तो पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार था। ठीक है, पाकिस्तान के किसी मुल्क के साथ किसी मतलब किस्म के ईरान से ताल्लुकात पाकिस्तान नहीं के थे, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे थे? एब्सोल्युटली नहीं थे, कभी भी नहीं रहे, याद कर लें, कभी भी नहीं रहे। अच्छा, ये जो बात इन्होंने की ना मेरे दोस्त ने कि जी ये पेट्रोल सस्ता ले सकते थे, देखें भाई, ये आपकी और मेरी ख्वाहिश पे नहीं हो सकता। ये स्टेट विद स्टेट, और एक जो एक बहुत बड़ा इदारा है, IMF है या वर्ल्ड बैंक है या दूसरे बैंक्स है, ये कोई स्टेट के साथ मामला होते हैं। अगर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, सैंक्शंस हैं किसी जी मुल्क के ऊपर और जी लेने बाजवा वालों साहब, के ऊपर और देने वालों के ऊपर, तो सर हम पेट्रोल नहीं खरीद सकते सस्ता। लेकिन क्यों कि हमारे खिलाफ देखें, जब 8 मई को मियाँ 28 मई को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब पावर शो की थी, जब 6 धमाके किए थे इंडिया के मुकाबले जी। में, तो उस वक्त अच्छा से ठीक है हमारे बाजवा ऊपर कोई साहब, रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर आते हैं और इसी मौजू को जो है वो हम फिर से खोलते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले गर्मा गर्म बहस का सिलसिला। PTI कहती है कि वही तसलसल है सफारतकारी का जो कि इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट से जाके मिलता है, जबकि नून लीग जो हुकूमती जमात है उनका दावा है कि नहीं, ये तमाम क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है। इस वक्त कुंवर इमरान अली खान साहब अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। कुंवर साहब, आपको मैं खुशामदीद कहूँगा शो में। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा पाकिस्तान की सिफारतकारी है, जो आलमी सालिस का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है? देखें, इसमें सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि उस वक्त जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट के हालात क्या थे और आज हालात क्या हैं। आज के हालात के पेश नज़र जो रिक्वायरमेंट्स थी सिफारतकारी की, वो मैं समझता हूँ बेहतर अंदाज में पाकिस्तान ही निभा पा रहा है। इसके अलावा गिरदो नवा में हमारा बराबर में एक कंट्री, आपको पता है, भारत भी है, लेकिन वो इस बात पे बहुत ज़्यादा अपनी उंगलियां जो है वो चबा जा रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और बहुत से ममालिक ने भी बीच में सफारतकारी की और एज ए मीडिएटर अपना किरदार निभाने की कोशिश की अमन की खातिर, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जो है नताइज नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनका एक बहुत बड़ा इसमें एक किरदार है। प्लस फिर जो मौजूदा हुकूमत है उसके अंदर, चाहे उसमें शहबाज शरीफ साहब हों, वो उनका अपना इनकी एक जॉइंट ये समझे एफर्ट्स हैं मिलके, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब पाकिस्तान की सिफारतकारी का किरदार दुनिया भर देख पा रही है। मैं आने से पहले भी किसी ने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार आ रहा है, और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो तस्करा कर रहा है इस मौजूदा सूरत हाल का, और इस वॉर कोई खात्मे की और पीस की अगर कहीं बात हो रही है तो उसमें हर जगह, हर कंट्री के चैनल्स पे पाकिस्तान का नाम बीच में लाजमी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ उसमें पाकिस्तान की ऑल ओवर बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इसमें इस चीज़ का क्रेडिट हंसी खुशी देना चाहिए, बजाय इसके हम अपने उसमें किसी भी इख्तलाफ की वजह से हम वो क्रेडिट खुल के अगर ना दें तो ये मैं समझता हूँ ज्यादती होगी। अगर किसी को इख्तलाफ है तब भी उनको देना चाहिए, जिनको इख्तलाफ नहीं तब भी, क्योंकि दुनिया ये क्रेडिट दे रही है पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक। सचमानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म जिनका ताल्लुक आपकी पार्टी से, आपकी जमात के बानी भी हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को ब्लॉक्स की सियासत से दूर रहना चाहिए। इस वक्त लगता है पाकिस्तान का किरदार जो है वो मुकम्मल तौर पर मजबूत और गैर जानिबदार है?
नहीं, वो तो आपके सामने है कि अमेरिका सरकार जो कहती है उस हिसाब से काम हो रहे होते हैं। पीस बोर्ड के अंदर में अरब कंट्रीज़ नहीं गए, मगर हमारे जो साहब हैं वो पहुंच गए थे पीस बोर्ड के अंदर में। गज़ा के मतलब जो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेना चाहिए था और मज़ाम करना चाहिए था, क्या कहेंगे उसको, पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए थी, वो इस तरह की पुरज़ोर मज़म्मत नहीं हुई यूएनओ में और दीगर मकामात के ऊपर। जिस तरह आवाज़ बुलंद होनी चाहिए थी गज़ा और फ़लस्तीन के लिए, वो नहीं आपके सामने आए। लाखों फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें और वो दे रही है शहीद पाकिस्तान करते को जो जंगबंदी का जो मुआहदा हुआ, जो हमास, ईरान और इस जैसी जितनी भी प्रॉक्सीज कह लें, जिनकी इजराइल से दूबदू कहीं ना कहीं किसी न किसी महाज पे बैटल चल रही थी, तो दुनिया तो क्रेडिट दे रही थी कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो बना ये पाकिस्तान की मरून मिन्नत बना। देखिए ना, वो बोर्ड ऑफ पीस बना, मगर जो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर हमास तो शामिल नहीं किया गया था। हमास को जो जालिम था उसको शामिल किया गया था, और जो मजलूम था उसको बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ही नहीं किया गया था। तो ये किस तरीके से वो पीस कायम हो सकता था? जो मार खा रहा है, जिसका खून बह रहा है, जिसको मारा जा रहा है मुसलसल, जिसके बच्चों को, जिसकी खवातीन को, जिसके मर्दों को, जिसके बूढ़ों को लाखों की तादाद में मार किया गया, उसको आप कह रहे हो कि तुम गैर मुसल्ला हो जाओ, जबकि मारने वाले को आप कहते हो कि नहीं तुम तो मुसल्ला रहो, ताकि तेरे को दोबारा मारना पड़े तो तुम दोबारा मारो। ठीक, गैर मुसल्ला करना था तो दोनों साइडों को गैर मुसल्ला करना चाहिए था, ठीक, कि भाई तुम भी गैर मुसल्ला हो जाओ, तुम भी गैर मुसल्ला हो, तुम अपनी हदूद में रहो, तुम अपनी हदूद में रहो। मगर ये चीज़ तो नहीं हुई। कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर अमेरिका के अंडर प्रेशर के अंदर पीस बोर्ड था, और जिसके अंदर बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल नहीं हुए। इसी ये बड़े हैरत की बात है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो पूरी की पूरी फ़लस्तीन और गज़ा के साथ भरपूर तरीके से जो उनके मुल्क ममालिक में एहतजाज भी हुए, उन्होंने मज़ाहमत भी की, इसकी मजम्मत भी की इसकी, मगर हमारे यहाँ पे जो है इतनी पुरजोर मजम्मत नहीं हुई इस चीज़ की जो कि होनी चाहिए। तो जबकि मुजाहरे करने की कोशिश की गई तो उसमें भी आप देख लें कि लोगों को गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया, एफआईआर काटी गई, उनको जेलों में डाला गया। तो इस तरीके से तो हमारी इस्लामी तालीमात नहीं है। हमारी इस्लामी तालीमात वो हक देती है कि हम हुक्मरान का भी गिरेबान पकड़ के पूछ सकें कि तेरे पास ये दूसरा कुर्ता कहाँ से आया, जबकि आज हमारे हुक्मरान खुल्लम खुल्ला खरबों डॉलर बैरून ममालिक में कौम की लूट के बैठे हुए और हम लोग सवाल नहीं कर सकते। ठीक है बाजवा साहब, आप गुफ्तगू मुलाहजा फरमा रहे होंगे, ये सचवानी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस जो बना और उसको पाकिस्तान उसका हिस्सा बना, बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं उसका हिस्सा नहीं बने, मुस्लिम कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान ने गलत किया था? देखिए सर, गुजारिश ये है कि ये किसने बोर्ड ऑफ पीस बनवाया, कौन सी ताकत थी? वो ट्रंप था, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था, उसने उन लोगों को लेके आना था जो पीस को चाहते हैं, जो अमन को चाहते हैं, और उसकी मुखालफत भी नहीं करना चाहते, उसको ललकारना भी नहीं चाहते। हमने बड़ी बातें सुनी अपने दोस्तों की, पीटीआई वालों की, कि जी इन्होंने एहतजाज नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। अरे भाई, पूरी दुनिया ने क्या, यूएन ने एहतजाज किया, पूरी सऊदीया ने, ईरान ने, तुर्की ने, पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया। किसी ने भी, शायद एक दो होंगे, वो थे शायद फ्रेंच थे या एक दो और लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन मोर देन 85% लोगों ने उनको कंडेम किया। और यूएनओ ने कौन कौन सी करारदादें पेश नहीं की, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ है, क्या उन्होंने नेतन्याहू को वहां पे उनके वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं निकाले? क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि ये लोग क्यों शामिल हो गए? अरे भाई, अगर आप देखें, ये जो मेरे दूसरे पीटीआई वाले, इनको तो नफरत है टेबल टॉक करने से। ये तो टेबल टॉक पे आना ही नहीं चाहते किसी भी स्टेज पे। और मैं ये समझता हूँ, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा इश्यू नहीं है सर जिसका मसला टेबल के बगैर। लेकिन बाजवा साहब यहाँ पे मैं जरा एड ऑन करना चाहूंगा। बाजवा साहब, जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी। ये मैं एड ऑन करना चाहूंगा। आप लोग कहते हैं कि पीटीआई आ नहीं रही मुज़ाकरात की मेज पर, उस टेबल पर नहीं आ पा रही, सही है। आपके ही हलकों से तो ये मुतालबा किया जाता है माइनस बानी पीटीआई, उसके बाद बात होगी। क्या कहेंगे इस पे? क्या इस बात में सदाकत है? नो सदाकत सर। आप लोग तो कहते हैं, आप लोग के हलकों से ही तो ये सारी सरगोशियां सुनने को मिलती हैं। नहीं सर, नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा। हम क्यों कहेंगे भाई?
कि -1, हमें पता है, हमें भी कहा जाता रहा। मियां नवाज शरीफ साहब से जब वो वहां थे तो उनके भाई को कहा कि आगे -1 कर दें, आप आ जाए। लेकिन देखिए जवाब जो है इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप मुझे बताएं कि केपीके में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। ये एक ऐसे लोगों का इकट्ठ है सर, जो अपनी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के काबिल नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फादर जय साहब ने कहा, अरे भाई जो आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी पार्टी का, उसके मुताबिक आज पंजाबी में लफ्ज कहा है उनका, कागजात का पेट भर के ले आओ, हम आपको मानते हैं कि आप पार्टी है, आपको दे देंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये वो काम नहीं करते, अपनी पार्टी को वहां रिकॉग्नाइज नहीं करवाते और अपनी पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं देते हाउस नेशनल असेंबली में और हाउस ऑफ सेनेट में अपनी पार्टी का अपोजिशन लीडर नहीं देते। मतलब ये आज उनके केपीके में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, किसके पास बात हो रहा है, किसी को कोई किसी की बात सुनने वाजिब साहब, आप न्यूट्रल रह के बता सकते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसियां ज़्यादा बेहतर थी या साबका हुकूमत की खारजा पॉलिसियां ज़्यादा बेहतर थी? किस की खारजा पॉलिसियों में पाकिस्तान मजीद मजबूत हुआ? मैं सर अर्ज करूं, मुझे आपने कहा ना सर, हेलो जी बाजवा साहब। जी सर, मैं आपको अर्ज करूं, आज पूरी दुनिया में देख लें कि सऊदी अरब हो, मिडल ईस्ट हो, वो रियासतें हो, तुर्की हो, ये तो आपको नहीं पता कि तुर्की वालों ने के साथ इनका रवैया क्या था, और सऊदी अरब के वो जहाज वाला किस्सा, इधर उधर की बातें फिर मैं कहूंगा तो फिर मेरे मुल्क का नाम आएगा और फिर मेरे मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर का नाम आएगा, तो मेरे लिए तो वो ग्रेसफुल नहीं है, मैं ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन आज पूरी दुनिया में हर जगह पे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। मतलब आपका कहना ये है कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसियां ज्यादा अच्छी हैं और इसमें पाकिस्तान मजबूत हुआ। ठीक है बाजवा साहब, मैं आता हूँ आपकी जानिब, कुंवर साहब मैं आपकी जानिब पे आऊँगा, आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या अब दुनिया ये मानने पर मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान ही सालसी का किरदार अदा करेगा? जी बिल्कुल दुरुस्त है, ये ऐसा ही है। इस वक्त जो है वाहिद पाकिस्तान है जो इतनी बड़ी एक तरफ ताकत है दुनिया की, जिसके सामने कोई जो है मज़ीद ये समझे कि खड़ा होने की ज़रूरत नहीं कर सकता। उसके सामने अगर ईरान ने गज़ा के मुसलमानों के हक़ में खड़े होने की ज़रूरत की, तो उसमें वाहिद पाकिस्तान है कि जिसने उन ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने के लिए रजामंदी नहीं दी है। इस पे हमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देना चाहिए। आपको जैसा कि पता है कि मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक में जो इस वक्त सूरत हाल है कि जब भी ईरान पे जो भी अटैक हुआ है तो उसकी रिटेलिएशन के अंदर उन्होंने उन बेसिस पे हमले किए हैं जहाँ की सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी मिडिल ईस्ट के हर मुल्क के अंदर। तो हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान ने बावजूद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि किसी ताकतवर मुल्क को इस बात के लिए ना करना कोई आसान बात नहीं थी, फिर उस ताकतवर मुल्क ने ये तस्लीम किया कि ना सिर्फ हमने ना किया था, दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी दीगर दूसरे कोई ममालिक ऐसे नहीं है जिस पे उन्होंने रजामंदी जाहिर की हो या भरोसा किया हो कि हम वहाँ सरजमीन पे जाके गुफ्तो शुनीद का सिलसिला बढ़ाएंगे। तो इस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस वक्त स्टैंड लिए हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये वाली जो सूरत हाल है कि जी वो तो जो अमेरिका के डिक्टेशन पे जो होगा वही किया जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता मतलब तो हमारी सरजमीन भी को डिक्टेट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अमेरिका की जो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं कि वो जिस तरह वो नेगोशिएशन करके वो चाहते हैं कि वो इस डायलॉग्स का जो एंड हो, वो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं। इसी तरह ईरान की अपनी एक वो है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। लेकिन पाकिस्तान एज अ कामयाब मीडिएटर, वो उसकी जो यानी कि जो एक हैसियत होनी चाहिए थी वो पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह मनवा लिया। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है फील्ड मार्शल साहब की और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, और हमारे पूरे पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में इस हवाले से पॉजिटिव अंदाज में
लिया जा रहा है, ये बहुत बड़े फख्र की बात है। ठीक है कुंवर साहब। सचवानी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये सच नहीं है कि आज तमाम आलमी ताकतें खुद चलकर पाकिस्तान के दरवाजे पर आ रही हैं? कहीं ना कहीं तो इस वक्त मौजूदा सेटअप को हमने क्रेडिट देना पड़ेगा। देखिए, मौजूदा सेटअप जो है ना वन साइडेड चलता रहा, बैलेंस करके आज़ाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी नहीं अपनाई है। और मैं फिर दोबारा कहूँगा कि इस सिलसिले में फिर थैंक्स टू इमरान खान जो उन्होंने आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसी अपनाई और एब्सोल्युटली नॉट कह के जो अड्डे नहीं दिए। पॉलिसी वो किसने बनाई है सचवानी साहब आपकी नज़र में? मौजूदा खारजा पॉलिसी का खालिक कौन है? अब मौजूदा खारजा पॉलिसी का खालिक जो है वो खारजा पॉलिसी हमारी मौजूदा तो है ही नहीं, जो अमेरिका कह रहा है वो कर रहे हैं हम। मतलब हमारी खारजा पॉलिसी वहां से बनकर आ रही है। जी, अभी उन्होंने कहा कि भैया मसलहत कराओ, तो इन्होंने मसलहत के लिए कदम बढ़ाया और बहुत अच्छा कदम बढ़ाया और बढ़ाना चाहिए था। इस सिलसिले में जो है हम इनको सलाम करेंगे कि उन्होंने कदम बढ़ाया, अमेरिका के साथ मिलकर ही बढ़ाया, मगर अच्छी बात है, अमन के लिए कदम बढ़ाया और कोशिशें की कि अमन कायम होना चाहिए। मगर आपको वो ट्वीट भी याद होगा जो हमारा सबसे बड़ा हरीफ मुल्क भारत और इस वक्त शशो पंच में मुब्तला है, आग बगूला है, तनकीद नश्तर चला रहा है कि बहुत बड़ा काम पाकिस्तान से होने जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी और जो मैं तो नहीं कह रहा हूँ खारजा छोटा काम हो पॉलिसी रहा है है, ये बाहर से बनकर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये छोटा काम होने, मैं ये कह रहा हूँ उसकी बुनियाद, जिस काम की बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी है, अगर वो अड्डे दे देते तो आज हमारे यहाँ के अड्डों से ईरान पे अटैक होता और वहाँ से यहाँ अटैक होता, तो हम इस लायक ना होते। पर तो पाकिस्तान अहम होता जा रहा है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आलमी सतह पे जो आम होने की बुनियाद डाली ना, वो खान साहब थे, वो हमेशा से अमन के दाई थे, वो तो अफगान वार के भी खिलाफ थे। और आपके सामने मौजूद है चीज़ें कि आज उनको किस हाल में रखा गया है, आज इनके साथ क्या सलूक किया जाता है, आज इनको इलाज तक की सहूलत नहीं दी जा रही है, इनके मतलब के डॉक्टर से इनको मुलाकात नहीं करनी जाती, आज इनकी बहनों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, आज उनकी बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं जाती, अदालतों को हवा में उड़ा दिया गया, अदालतों को जो है ना अहकामात की कोई सुनवाई नहीं हो रही, अदालतों अहकामात लेके जा रहे हैं, वहाँ पे वकील वकला लेके जा रहे हैं, नहीं मिलने दिया जा रहा, CM लेके जा रहे हैं, नहीं मिलने दिया जा रहा, बहनें लेके जा रही हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, और उनको ऊपर वहाँ जेल के बाहर जुल्म और सितम का जो बाजार गर्म किया जाता है, वो आपके सामने, आपको छुपी हुई बात तो है नहीं। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए और ये चीज़ें ज़ेब भी नहीं देती, ये चीज़ें मुल्क के लिए जो है नुकसानदेह है। आलमी सतह पे पाकिस्तान बदनाम होता है, आलमी सतह पे पाकिस्तान की जो है रिस्पेक्ट में कमी आती है। अब फिलहाल जो है ये माहौल बड़ा अच्छा हो गया है कि एक अमन की कोशिश में पाकिस्तान को मौका मिला है और पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए कोशिश कर रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। मगर आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसी और सुलह की पॉलिसी जो चल रही है, वो उसकी बुनियाद तो इमरान खान साहब ने डाली ना। अगर वो अड्डे दे दे तो वही हाल होता जो मिलिट्री का, वो आज हमारे अभी यही होता और हम लड़ रहे होते ईरान से, और हम इस पोजीशन में ही ना होते कि सुलह करवा पाते। ठीक है, कुंवर साहब क्या कहना चाहेंगे? गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, एग्री करेंगे? मैं इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैं तस्हीह करना चाहूँगा अपने फाजिल दोस्त की, हमारे लिए काबिल एहतराम है, इनकी अपने ही इस बयान में कॉन्ट्रडिक्शन है। दो अलग अलग बातें ये कर रहे हैं। पहली बात इन्होंने ये की कि मौजूदा जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, ये डिक्टेशन हो रहा है बाहर से, USA से, और उसी पे चल रहे हैं। तो आप इस चीज़ को करेक्शन बिल्कुल करने की ज़रूरत है कि ये इस वक्त ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त अड्डे नहीं दिए जा रहे, ये अमेरिका फील्ड मार्शल, मुझे पूरी बात करने दीजिएगा। इस वक्त अगर फील्ड मार्शल साहब या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इस वक्त डिमांड अभी है, बात होती है डिमांड और सप्लाई की। जिस वक्त जंग की सूरत हाल ही नहीं थी, उस वक्त का ये क्रेडिट दे रहे हैं इमरान खान साहब को। तैयारियां पहले से होती हैं, ये जो अड्डे लिए गए थे पूरी मुकम्मल करनी अरब कंट्रीज में, जो अड्डे लिए गए अरब कंट्रीज में, वो इजराइल की हिफाजत के लिए नहीं लिए गए थे, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए लिए गए। फाजिल दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात कंप्लीट करें, बिल्कुल उसके बाद बात कीजिएगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, देखें उस वक्त भी जो इनकार किया था, उस वक्त की आर्मी लीडरशिप का किरदार था अड्डे देना, अस्करी सारे फैसले करना। वो दरअसल प्राइमरी, जो आपको पता है हमारे मुल्क में चीज़ें जो कंसीडर की जाती हैं, वो हमारी आर्मी लीडरशिप करती है। उस वक्त का भी क्रेडिट जो है वो आर्मी लीडरशिप को देना जरूरी है। उस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट के अंदर अकेले ये जो खान साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि मौजूदा खारजा पॉलिसी USA की डिक्टेशन पे हो रही है, तो क्या मैं इस बात को इस तरह समझूं कि खान साहब ने भी उस वक्त जो अड्डे नहीं दिए थे और ये कहते हैं ये तसलसल, ये खारजा पॉलिसी। उसामा भाई एक
ये कहते हैं कि खान साहब, सर एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट करने दें सर, मुझे बात कंप्लीट करने दें। खान साहब ने उस वक्त अड्डे नहीं दिए, ये कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन है आज की पॉलिसी उसका, और यही ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा पॉलिसी है ये यूएसए के कहने पे, तो इसका मतलब खान साहब ने जो उस वक्त अड्डे नहीं दिए थे वो भी यूएसए के डिक्टेशन पे नहीं दिए थे। तो इनकी बात में डिक्टेटर ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये आज की जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आज के जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनको क्रेडिट देना लाजमी है। इसको कतई इस तरह कनेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर आपने क्रेडिट देना है, कोई पॉजिटिव बात है तो वो तो खान साहब का था इसलिए कंटिन्यूएशन है, और चूंकि आज बहुत अच्छा काम हो रहा है तब भी है कि ये उनके डिक्टेशन पे हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन है इनके स्टेटमेंट में, हमें मानना पड़ेगा। देखें, हर वक्त हर जो सिनेरियो होता है एक जैसा नहीं होता। उस वक्त डिमांड नहीं थी जितनी शिद्दत से आज डिमांड है। जितनी हमारा बॉर्डर लग रहा है पूरा ईरान से, सर इतना बड़ा बॉर्डर जितना हमारा लग रहा है, क्या कुछ यहां से नहीं हो सकता था ईरान के खिलाफ अगर मौजूदा जो फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब है वो अगर इस बात के लिए रजामंद हो जाए। उन्होंने इस कतन बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्ट्रेट अवे इंकार किया, अपनी पोजीशन को बरकरार रखा। उसके बावजूद यूएसए जो है अमन टॉक के लिए, पीस टॉक के लिए पाकिस्तान के पास आने के लिए इस सरजमीन पे मजबूर है। ये हमारी मौजूदा फील्ड मार्शल साहब और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक कामयाब स्ट्रेटेजी और पॉलिसी का नतीजा है कि उनको हमारी सरजमीन पे आकर के टॉक करनी पड़ रही है। आप देखें, इससे पहले तालिबान के लिए भी अगर कोई टॉक थी, कोई सिलसिला था, वो कतर इस्तेमाल हुआ कि कतर में जाके हो रही थी। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर आप ये देख लीजिए, कोई मुल्क इस काबिल नहीं है, इवन इंडिया अपने समझे तालियां बजा रहा है, अपनी बगलें बजा रहा है कि भाई ये मसला है कि वो अपने बाल नोच रहे हैं। उनके एंकर्स हजरात ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। तो मकसद कहने का यह है, हमें हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस बात पे फख्र होना चाहिए, इस बात पे जश्न इस बात का करना चाहिए कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बहुत मजबूत मुमलिकत की हैसियत से पूरी दुनिया के अंदर सामने आया है। और इसमें हम जो किरदार है, खास तौर पे मैं बार बार बोलूंगा कि हमारे मौजूदा फील्ड मार्शल का लफ्ज लग क्यों रहा है भाई, हम खुद जंग से इस वक्त आपको याद नहीं है कि हमारी अफगानिस्तान के साथ जो है मुस्तकिल जंग की कैफियत में पाकिस्तान, उसके बावजूद वो अलग से ये अलहदा अपना एक किरदार अदा कर रहा है। और वो जंग क्या मजाक जंग है? वो जंग भी कितनी खूंखार जंग है। वो उस जगह पे परसरे पैकार है पाकिस्तान इस वक्त जहां पे उस वक्त यूएसए नहीं ठहर सका, जहां जो यूएसएसआर रशिया नहीं ठहर सका। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी जंग से वहां पे बरसरे पैकार है। उसके बावजूद हमारे मुल्क में कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम रखा हुआ है। हमारी पाक फौज ने इस बात का क्रेडिट उनको देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी इस मुल्क के अंदर जितनी भी जो सूरत हाल जो यहां पर हुई अफरा तफरी की, उसके अंदर अफगानिस्तान के ताने बाने मिलते थे। तो यहां इंटरनली भी कंट्रोल किया गया और बाहर जो है अफगानिस्तान को जाकर जवाब भी दिया जा रहा है। और इसी दौरान पीस टॉक भी यहां पे करवाई जा रही है। बहुत मजबूत मुल्क के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उभरा है। ठीक है कुंवर साहब, क्या कहेंगे सचवानी साहब? देखिए, बुक्स से इमरान में जो है ना, वो सारी बातें भूल जाएं जो अच्छी बातें हुई हैं, जिस तरीके से जो पिछली हुकूमत ने कारकर्दगी दिखाई उसको आप भूल जाएं, और मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी। ये अभी हमारे पास 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, फिर उसके बाद 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, हमारे पास ये आ रहा था, हमारे पास वो आ रहा था। आज हमारे पास 15 अरब डॉलर हमारे खजाने में पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे गैरों के पड़े हुए हैं। आज पब्लिक का जो है खून निचोड़ लिया गया। आज पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। खान साहब के दौर में इससे ज़्यादा महंगा पेट्रोल था, मगर पब्लिक को 148 रुपये का लीटर मिल रहा था। आज दुगने से ज़्यादा कीमत के ऊपर जो है ना पेट्रोल का कीमत पहुँचा दी गई। सर, मैं आपने चुप करके आपकी सारी बर्दाश्त करके डिक्टेशन पे पॉलिसी चल रही है, डिक्टेशन पे पॉलिसी चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। और अभी भी उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर ये हो रही है। हम पीस मुज़ाकरा उनकी रिक्वेस्ट पे हो रही है। सर आप ये करेक्शन करें, डिक्टेशन पे नहीं चल रहा। सर उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हो रही है, उन्हीं की रिक्वेस्ट। ठीक है, आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डिक्टेशन को आप मौजिब अल्फाज में कहते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट पे हो रही है। आप लफ्ज रिक्वेस्ट, तो मैंने आपके कहने के ऊपर मैंने अल्फाज चेंज कर दिए ना। आपके कहने के ऊपर मैंने उनकी रिक्वेस्ट कर दिया। इनकी इज्जत में, इनकी शान में, रुतबे में इजाफा कर दिया। रिक्वेस्ट किया कि अब और क्या चाहिए आपको। शुक्रगुजार हूं अपने अल्फाज वापस लिए डिक्टेशन। उम्मीदें तो आपकी भी पूरी जमात ने बांधी हुई थी कि जब ट्रम्प सदर बनेंगे यूएसए के तो खान साहब को वो रिहा करवाएंगे। कहाँ गई वो सारी उम्मीदें? ये देखिए, आपको अच्छी तरह याद होगा कि ट्रम्प ने इलेक्शन से पहले तमाम मुस्लिम वोटर्स को बेवकूफ बनाया। ठीक है, मतलब आप लोगों को भी बेवकूफ बनाया? 100%। मतलब आप लोग बेवकूफ बने? बिल्कुल 100%। हम लोग बेवकूफ यहाँ वाले नहीं,
यहाँ वालों का तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। वहाँ पे जो वोटर्स थे उनके, अमेरिका में रिहाइश पजीर जो वोटर्स थे, उनको उन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि हम जो है ना पाकिस्तान में जो है वो इंसानी हुकूक की जो पामाली वहाँ पे हो रही है, इंसानी हुकूक की जो पामाली वहाँ पे हो रही है पाकिस्तान में, खवातीन को जिस तरीके से घसीटा जा रहा है, जिस तरीके से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, और जिस तरीके से अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है, इसके ऊपर मैं जो है वहाँ बात करूँगा। और ये सिस्टम जो है, 2 नंबरी सिस्टम जो चल रहा है, उसको ख़त्म कराने में किरदार अदा करूँगा। अगर अदालतें आज़ाद हो जाएं तो आज भी खान साहब बाहर हैं, कोई केसेस नहीं है इनके ऊपर, सारे के सारे 2 नंबरी केसेस, कोई एक केस नहीं है जो ये साबित कर सके। तो आप देखें जब तक जो है वो ट्रम्प इलेक्शन में जीते नहीं थे, उस वक्त तक जो है वो ये बातें कर रहे थे कि भाई हमें इंसानी हुकूक की पामाली नहीं। और अब जैसे ही वो हुकूमत में आए, उनके इरादे जो है वो चेंज हो गए, यहूदियों के इशारे पे चल रहे थे, और यहूदियों को हर मुस्लिम मुल्क के अंदर वो बंदा चाहिए जो उनके अहकामात पे चले, और यहाँ पे इनको अहकामात पे चलने वाला शहबाज शरीफ चाहिए था, कठपुतली, जिसको फॉर्म 47 के जरिए लाके बिठाया, रिजीम चेंज करके खान साहब को हटाया और अवाम को महंगाई की चक्की में भेज दिया। और आपके सामने है मोहसिन नकवी साहब का है, मोहसिन नकवी साहब के खुद एतराफ है, एक मिनट सर पहले आप सुन ले, मोहसिन नकवी साहब का खुद एतराफ है कि 100 अरब डॉलर जो है वो 4 साल के अंदर में बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। ये कौन लेके गए? 18 अरब डॉलर तो उस वक्त कौमी खजाने में पड़े हुए थे इमरान खान साहब के। 35 अरब डॉलर की उस वक्त जो है ना वो चल रही थी, एक्सपोर्ट चल रही थी, वो सारे पैसे कहाँ गए? इसके अलावा उन्होंने जितना कर्जा लिया वो सारे पैसे कहाँ गए? कौम के ऊपर क्या खर्च हुआ? कौम को क्या फायदा दिया? कौम को तो चक्की में निचोड़ दिया गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गया, गैस कहाँ से कहाँ पहुंचा दी गई, और दूसरे कई टैक्सेस लगा दिए। आपकी तनख्वाहों के ऊपर कितने टैक्सेस लगा दिए? इसके अलावा किस तरीके से इन्होंने कौम को निचोड़ा? आज कौम बेहाल है, आज कौम गुर्बत की लकीर से 12 करोड़ अफराद नीचे चले गए, और ये कहने के गवर्नमेंट अच्छी है। हमारी तनख्वाह भी माजरत के साथ खान साहब के दौर में ही कम हुई थी। अभी टैक्सेस आपको जो लगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी कुंवर साहब। उसामा भाई, मुझे बड़ा कभी कभी अफसोस होता है कि हमारे पीटीआई के दोस्त जो है वो मुकम्मल सच की तरफ क्यों नहीं जाते हैं। अभी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो यहूदी के एजेंट और यहूदी के एजेंट बने हुए, हम यहूदी जनाब जैक गोल्ड स्मिथ कौन है? यहूदी है। जैक गोल्ड स्मिथ की जितनी इलेक्शन कैंपेन है खान साहब ने जाके वहां चलाई है, क्योंकि वो उनके साबिका साले हैं। भाई ताल्लुक तो खत्म हो गया ना, अब साले नहीं रहे। एक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए किसी यहूदी के खिलाफ, मैं बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट खान साहब का मुझे बता दें कि जनाब वो यहूदियों के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ उन्होंने कभी दिया? कभी भी नहीं दिया। सर उनकी जमात ने मैं आपको निकाल के दूं, आप चलाएंगे अभी? जमात ने एहतजाज किया। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मैं आपको निकाल के दूं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपको मुझे निकाल के दूंगा जो चला के दिखाएं। जैक गोल्ड स्मिथ यहूदी है जिसकी इलेक्शन कैंपेन किसी ने नहीं चलाई। चल रही है 20 साल से ये बहस चल रही है। इस बहस से हमें क्या हासिल? कौम का बात है ना, यहूदी का एजेंडा। आप खान साहब के अलावा पूरे पाकिस्तान को यहूदी का एजेंट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। जो असल यहूदी के एजेंट हैं, जो जाके वहां इलेक्शन कैंपेन्स उनकी चलाते हैं, उनके लिए आप साहब हो सकता है तौबा कर ली गई हो, तो तौबा कब अंदर जाके की अभी? खान साहब ने जो भी कुछ गलती की उसका एतराफ किया, ठीक है। खान साहब ने कुछ भी किया, पाकिस्तान के अंदर जो है ना उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है, कोई ऐसे किसी यहूदी की फेवर नहीं की है जो नाजायज हो। और वहां पे अगर इलेक्शन कैंपेन चलाई तो उन्होंने कोई ये नहीं कहा होगा कि आप इजरायलियों को सपोर्ट करो, आप इजराइल के मजालिम को सपोर्ट करें। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप इजरायलियों को मजालिम को सपोर्ट करें। उन्होंने आज तक इजराइल के मजालिम को कंडम किया, और ये हुकूमत में हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल के मजालिम को कंडम करने की। लेकर आए आसिफ बाजवा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जमात का और हुकूमत का नुक्ता नजर बयान किया। नाजरीन, क्या ये अमन की शुरुआत है या एक और वक्फा आने वाले दिन करेंगे? और सबकी नजरें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब मरकूज हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।